अनामिम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के बारे में। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज को बीमारियों की माँ भी कह सकते हैं, बीमारियों की जननी। कॉन्स्टिपेशन यदि आपको है तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में दुनिया भर की बीमारियां पैदा होने वाली हैं, चाहे वो रक्त संबंधी हो, चाहे वो पीठ संबंधी हो, चाहे वो उदर संबंधी हो, चाहे वो मानसिक समस्याएं हों। ये सभी समस्याएं सिर्फ एक बीमारी यानी कि कब्ज की वजह से हो सकती हैं। तो कब्ज स्वयं में भी एक बीमारी है और अन्य सैकड़ों बीमारियों को शरीर में लेके आती है। इसलिए कब्ज से हमें ज़रूर बचना चाहिए और यदि कब्ज है तो उसके लिए यौगिक क्रियाएं हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए और खास करके जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हमें बदलाव करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि आखिरकार कब्ज होता किस तरह से है। देखिए, कब्ज होने की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। पहली वजह तो हमारा खान पान, कि हम ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, मैदा ज़्यादा खाते हैं, या हम खाने को चबा चबा कर नहीं खाते हैं, बिल्कुल खाने को लिया और एकदम अंदर निकल लिया। दूसरी वजह होती है लैक ऑफ वाटर। तीसरी और मेन वजह है बड़ी आंत। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद छोटी आंत से खाना बड़ी आंत में जाता है और जो ये वेस्ट होता है ये कोलन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ और रेक्टम की तरफ नीचे एनस कनाल तक जाता है और वहां जाते जाते लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब उस वेस्ट में से जब वाटर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो जो वेस्ट है वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा और रेक्टम तक अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाएगा, और यदि पहुंचेगा भी तो एनल कनाल से बाहर नहीं निकल पाएगा ड्यू टू दी हार्डनेस। इसलिए एक बड़ी वजह यह भी है जो पानी की कमी से ही होती है, या तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन पानी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है या फिर हम पानी का इनटेक ही कम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कब्ज को दूर करने के लिए यौगिक क्रियाएं और यौगिक उपचार बताऊंगा। सबसे पहले ताड़ आसन। इस तरह सीधे खड़े हो जाएंगे, एड़ी पंजे मिला लेंगे, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सीधा नीचे की तरफ खींचेंगे और फिर सांस भरते हुए हथेलियों को ऊपर की तरफ मोड़ते हुए पूरी तरह से सांस भर लेंगे और पंजों पर खड़े हो जाएंगे। 10-15 सेकंड के बाद वापस नीचे आएंगे सांस छोड़ते हुए और फिर से हम सीधे खड़े हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को हमें 4 से 5 बार रिपीट करना चाहिए। इसके बाद हमें मालासन का अभ्यास करना चाहिए। मालासन के लिए पैरों को थोड़ा बाहर खोलकर, टोज को बाहर निकालकर इस तरह खड़े हो जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ हाथ करेंगे, हाथों को ऊपर जोड़ लेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे और इस तरह से हम बैठ जाएंगे और अपनी एल्बोज से नीज के ऊपर प्रेशर डालते हुए इस तरह से सीधे हम रुकने की कोशिश करेंगे। कुछ सेकंड्स के बाद हम दोबारा से वापस जाएंगे ऊपर, सांस भरते हुए और वापस नीचे। इस आसन की हमें 4-5 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। शंख आसन का भी अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से काग आसन में बैठने के पश्चात इस तरह शरीर को ट्विस्ट करना है। बेसिकली हमें इन सब आसनों के द्वारा हमारे पेट के ऊपर प्रेशर डालना है। पेट के ऊपर हमें प्रेशर फील करना है जिससे कि जो मल रुका हुआ है वो प्रेशर के द्वारा नीचे की तरफ आ जाए। इसके बाद हमें स्कंद आसन का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह हमें पैरों को खोलकर पहले राइट साइड हमें शिफ्ट करना है। इस तरह से हाथ सीधे रख सकते हैं
या फिर यदि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो हाथों को आप जमीन पर भी रख सकते हैं। इस तरह से फिर दूसरी तरफ। ये हमारे पेल्विक एरिया को और पेल्विक जो मसल्स हैं उनको मजबूती देता है, क्योंकि पेल्विक मसल्स का भी स्टूल डिस्चार्ज करने में रोल काफी बड़ा होता है। इसके बाद हमें पवन मुक्त आसन करना चाहिए। पहले राइट पैर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस तरह से घुटने को मोड़ते हुए उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए पेट के ऊपर प्रेशर डालेंगे और सांस को छोड़ते हुए इस तरह से माथा घुटने पर लगाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड्स रुकने के बाद वापिस हम इसी तरह से दूसरे पैर को भी सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेके आएंगे, घुटने को मोड़ेंगे, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए सांस छोड़ते हुए माथे को टच करेंगे लेफ्ट नी पर, सांस भरते हुए वापिस सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। इसी तरह से अब दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, आराम आराम से घुटने मोड़ेंगे, उंगलियां इंटरलॉक, सांस छोड़ते हुए दोनों नीज को माथे से टच करें। सांस भरते हुए वापिस सांस छोड़ते हुए पैर नीचे लेके जाएंगे। ये है प्रॉपर तरीका पवन मुक्त आसन के लिए और इसका अभ्यास हमें जरूर करना चाहिए। इसके बाद हमें नौकासन का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से हाथ को जमीन पर रखते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे, पैर सीधा करेंगे और फिर हमारे हाथों को हम पैरों की तरफ लेके जाएंगे। सिर्फ हम अपने ये जो हमारा पेल्विक एरिया है, नीचे हिप्स का जो रीजन है, इस पर हम बैठे हैं, पंजे बाहर, हथेलियां खुली हुई, इस तरह से फील करेंगे प्रेशर पेट के ऊपर और नॉर्मल श्वास यहां पे लेते रहेंगे। इसका हमें रिपीटिशन 3-4 बार करना चाहिए। हमारा अगला आसन है तिर्यक भुजंग आसन। इस तरह से हम भुजंग आसन में आ जाएंगे और कंप्लीट भुजंग आसन में ना आते हुए हमें गर्दन को राइट साइड में घुमाना है और हमारे पैर की एड़ियों को देखना है इस तरह से। और फिर लेफ्ट साइड में हमें उसी तरह से पैर की एड़ियों को देखना है। नॉर्मल श्वास लेते रहेंगे और अंत में हमें बद्ध कोण आसन की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस तरह से दोनों पैरों के तलवों को मिला लेंगे। पैर जितने ज़्यादा आपके ग्रोइन एरिया के नज़दीक हों उतना बेटर है। अगर नहीं आ पाते हैं तो आप दूर भी रख सकते हैं। इस तरह से हमें और सीधा बैठना है। यह आसन भी आपके जो पेल्विक एरिया है इसको मसल्स को लूज करने में काफ़ी हेल्प करता है। यदि आप नज़दीक ला सकते हैं तो इस तरह से जितना ज़्यादा हो सके नज़दीक लेके आएं और सीधे चेस्ट अप करके बैठें। पैर जितने ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आपके घुटने नीचे की तरफ जाते हैं, तो जितने ज़्यादा नीचे जा सकते हैं, अगर यहाँ है तो भी ओके है, अगर नीचे जा सकते हैं तो भी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये है हमारा बद्ध कोण आसन। और इसके बाद एक पैर को उठाएं, कोहनी से इधर प्रेशर डालते हुए अपने माथे से अंगूठे को छुआएं। इससे पेल्विक मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जो स्टूल डिस्चार्ज करने में काफी हेल्प करती है।
कॉन्स्टिपेशन से जूझने वाले लोग दीर्घ श्वास प्राणायाम का अभ्यास करें। इस तरह से सीधे बैठकर सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठते हुए श्वास को धीरे धीरे चेस्ट में भरें, कुछ समय तक रोकें और धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। इसमें आप पेट की मूवमेंट भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले आपको वशिष्ठ प्राणायाम या एब्डोमिनल ब्रीदिंग सिखाई थी, आप उसका भी अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद हमें अनुलोम विलोम का जरूर अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से हमें अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अलावा जो व्यक्ति अग्निसार और नोली का अभ्यास करेगा उसे अपने पूरे जीवन काल में कब्ज की समस्या कभी भी नहीं होगी। इसलिए अग्निसार और नोली आप जरूर सीखिए और उनका अभ्यास कीजिए। कुछ यौगिक उपचार। खाना खाने के बाद हमें वज्र आसन में बैठना चाहिए और कुछ समय तक वज्रासन में बैठने के बाद हमें खड़े होकर हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है और 100 स्टेप्स तक वॉकिंग करनी है और उसके बाद हमें नोस्ट्रिल को रिलीज करना है और फिर नॉर्मल श्वास लेना है। आप देखेंगे कि 2-3 दिन में इससे कॉन्स्टिपेशन में निजात मिलनी भी शुरू हो जाती है। इसके अलावा 2 अंजीर रात को भिगो कर रख दें और सुबह वो 2 अंजीर आप फ्रेश होने से पहले उसको चबा चबा कर खाएं। फिर उसी तरह से सुबह 2 अंजीर भिगो कर रख दें और फिर शाम को फ्रेश होने से पहले 2 अंजीर को चबा चबा कर खाएं। इस तरह से 3 दिन तक 2 अंजीर सुबह और 2 अंजीर शाम को आप चबा चबा कर अच्छी तरह से बिल्कुल जूस बनाकर उस अंजीर को खाएं। इस तरह अंजीर खाने से कब्ज की समस्या में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और राहत मिलती है। जंक फूड, तला हुआ और मैदे से बनी हुई चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। जो फुल ऑफ फाइबर हमारे जो खाने में आ सकते हैं वो पदार्थ का हमें सेवन करना चाहिए। सुबह सुबह जूसीज या फिर फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। दोपहर में खाना खाने से पहले आप सैलड को जरूर खाइए, खीरा टमाटर इत्यादि आप जरूर उनका सेवन कीजिए। और शाम को हल्का खाना खाइए, जैसे खिचड़ी है, दलिया है। इस तरह से हमें शाम को हल्का खाना खाना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके हरी पत्तेदार रेशेदार सब्जियों का हमें सेवन करना चाहिए। तो आशा है ये सब यौगिक क्रियाएं और यौगिक उपचार आपको कब्ज से लड़ने में सहायता प्रदान करेंगी। आपका शरीर जो है वो निरोगी रहेगा। और आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भव।